बहुत समय पहले की बात है। जमनापुर नाम के एक छोटे से गांव में कर्ण नाम का एक किसान अपने पिता सुखराम और माता कमला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कर्ण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसके कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसका गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के अधिकतर लोग जीवन व्याप के लिए खेती बाड़ी करते थे और कर्ण भी खेती बाड़ी किया करता था। कर्ण बेटा, ओ कर्ण बेटा, इस बार क्या सोचा है? खेतों में कौन सी फसल उगानी है? भला हो मेरे पूर्वजों का, जिनकी वजह से हमारे पास जमीन का वह टुकड़ा है, वरना महंगाई के इस जमाने में जीना मुश्किल हो जाता। पिताजी, सही कहा आपने। पिताजी, मैं सोच रहा हूं इस बार खेतों में धान की फसल लगाऊं। सुना है बाजार में चावल की अच्छी मांग होने वाली है, लेकिन एक समस्या है, हमारे पास खेत का छोटा टुकड़ा है। यदि हमारे पास ज्यादा जमीन होती तो फसल भी ज्यादा मिलती, और तो और हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं अच्छी लागत लगा दूं ताकि मुनाफा भी ज्यादा हो। बेटा, तुम सही कह रहे हो। खेत का वह छोटा सा हिस्सा काफी नहीं है, लेकिन तुम निराश मत हो। जितने बीज है हमारे पास उतने ही बो दो। नहीं पिताजी, मैंने फैसला किया है, गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार पर लूंगा और फसल की पैदावार बढ़ाऊंगा और समय आने पर फसल बेचकर साहूकार के पैसे लौटा दूंगा। इस तरह कुछ ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। कर्ण ने अपने खेतों में धान की बड़ी फसल उगाने का फैसला किया। वह साहूकार से उधार पैसे लेने उसके घर जा पहुंचा। मालिक, मुझे खेती करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो आपका एहसान होगा। जैसे ही फसल की कटाई हो जाएंगी मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए मालिक, मना मत करिएगा, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। पूरे गांव में आप ही ऐसे इंसान हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ कर्ण, तू ठीक कह रहा है। पूरे गांव में मैं ही हूं जो तेरी पैसों से मदद कर सकता हूं। तू बिल्कुल सही इंसान के पास आया है। बातों से तो तू समझदार और उत्साहित लगता है। तेरे अंदर एक जोश छलकता है। बाकी सब तो ठीक है। चंदन, तुझे पैसे चाहिए और मैं एक साहूकार हूं, लेकिन मैं तुझे ऐसे कैसे पैसे दे दूं? कहीं तू मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तू तो मजे से मेरे पैसों पर ऐश करेगा और यहां मैं तुझे ढूंढता रहूंगा। मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला आपके पैसे लेकर क्यों भागूंगा? इतने सालों से मैं और मेरा परिवार इसी गांव में रहते हैं। आप तो मेरे पिताजी को भी जानते हैं, वह एक ईमानदार इंसान है। लेकिन कर्ण, व्यापार तो ऐसे नहीं चलता। अगर मैं ऐसे ही लोगों को पैसे बांटता रहा तो रास्ते पर आ जाऊंगा। अगर तू पैसों के बदले कोई कीमती चीज गिरवी रख सकता है तो ठीक, वरना मुझे माफ कर, मैं पैसे नहीं दे सकता। पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन पैसा लेकर लोग भाग जाते हैं। साहूकार होने की हैसियत से मुझे कुछ कीमती गिरवी रखना ही होगा, वरना तू गांव में किसी और से पैसे ले ले। लेकिन मालिक, मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। मैं एक गरीब इंसान हूं, मैं आपके पास गिरवी क्या रखूं? तेरे पास तेरा घर है ना, जमीन के कागजात मेरे पास, गिरवी रख दे और पैसे ले जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। कर्ण ने अपने घर के कागजात साहूकार के पास गिरवी रख दिए और साहूकार से कर्ज ले लिया। उसने साहूकार से लिया कर्ज और अपनी सारी जमा पूंजी खेतों में लगा दी। कर्ण बेटा, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? तेरे पिताजी भी बिना बताए बाहर चले गए हैं। पता नहीं कब तक लौटेंगे। इस घर में तो किसी को भी मेरी पड़ी ही नहीं है। मेरी कोई सुनता ही नहीं। माँ, मैं खेतों में जा रहा हूँ, आज बहुत काम है। ठीक है, खेत पर भी चले जाना, लेकिन खाना तो खाता जा। मैंने आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है। नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। देखो तो काम की वजह से इसे भूख भी नहीं लग रही। मेरा बेटा कितना मेहनती है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को खूब सफल बना। कर्ण दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। कर्ण की कड़ी मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई। कर्ण को लगा कि अब उसका समय बदलने वाला है। लेकिन कर्ण का पड़ोसी रामू, जो उससे जलता था, उसकी फसल को देखकर ईर्ष्या से भर गया। कर्ण तो आजकल बहुत उड़ने लगा है। उसने छोटे से खेत में
बहुत अच्छी फसल उगा ली और यहाँ मेरे पास इतनी बड़ी जमीन है, फिर भी मेरी फसल इतनी मुरझाई हुई सी है। अब वह कर्ण उन फसलों को मंडी में बेचकर खूब पैसा कमाएगा और अगर इसी तरह चलता रहा तो वह एक दिन मेरे बराबर खड़ा हो जाएगा, मुझसे मुकाबला करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। उस गरीब कर्ण की इतनी औकात की वो मुझसे मुकाबला करेगा, उसे सबक सिखाना ही होगा। रामू को कर्ण की मेहनत और फलता फूलता खेत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कर्ण को नीचा दिखाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। रामू ने मंडी के व्यापारियों को यह कहकर भड़काया कि कर्ण की फसल में खराबी है। रामू ने अफवाह फैलाई कि कर्ण की फसल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब कर्ण अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा तो उसे यह देखकर गहरा धक्का लगा कि कोई भी उसकी फसल खरीदने को तैयार नहीं। धनी सेठ, ये देखिए, इस बार चावल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, पिछले कुछ वर्षों से भी बहुत अच्छी है। तो बताइए, आप कितनी बोरियां लेंगे? नहीं कर्ण, मुझे चावल नहीं चाहिए। मैं तुमसे चावल नहीं लूंगा। गांव में और भी लोग हैं जो अच्छे गुण वाले चावल बेचते हैं। इस बार मैं उनसे ही चावल लूंगा। क्यों सेठ जी, आपने कहीं और से चावल खरीद लिए हैं क्या? अगर नहीं लिए तो आप मेरे चावल ले लीजिए। अरे मैं क्या, तुमसे तो पूरे मंडी में कोई भी चावल नहीं लेगा। अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर लौट जाओ। कोई भी तुमसे चावल का एक दाना भी नहीं लेगा। लेकिन क्यों साहब, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अब तुम यह सब बातें करके क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? हमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। हमें और भी बहुत से जरूरी काम हैं। व्यापारियों ने कर्ण की फसल लेने से मना कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे उसकी मेहनत और सपने बिखरते नजर आ रहे थे। कर्ण वापस अपने घर आ जाता है। माँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। रोज चावल की बोरियां लेकर मंडी जाता हूँ, पर कोई भी मुझसे चावल नहीं लेता। जितने भी व्यापारी हैं सब मेरे सिवा सभी किसानों से चावल और दूसरे अनाज ले लेते हैं और मैं वहाँ खड़ा बस लोगों को देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे चावल अच्छे नहीं हैं, बल्कि इस बार तो फसल और भी अच्छी हुई है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सपने टूट के बिखरने वाले हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है शायद मेरी ही कोई गलती है। कर्ण बेटा, तुम एक किसान के बेटे हो। इतनी जल्दी हार मानना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, अगर तुम कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन ऐसे हार मानना सही नहीं है। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने देखा है कि तुमने खेतों में कितनी मेहनत की है। तुम्हें अपनी की गई मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रख, अच्छे दिल और पूरी ईमानदारी से किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई तुम्हें जीवन में गिरने नहीं देंगी। बस तुम्हें मेहनत करते रहना है। इस प्रकार माँ बेटे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी साहूकार भी कर्ण के घर आ जाता है। क्यों रे कर्ण, पैसे लेते समय तो तू बड़े बड़े वादे कर रहा था। अब क्या हुआ? तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है? तेरे किए गए वादे के अनुसार तूने अभी तक 1 रुपया भी नहीं लौटाया है। अब बोलता क्यों नहीं? मालिक, मेरी फसल कोई भी मंडी में नहीं ले रहा है। मैं कुछ दिनों से रोज मंडी जाता हूँ, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटता हूँ। देख कर्ण, मैं यहां तेरी मन घड़न कहानी सुनने के लिए नहीं आया हूं। पैसे लेते वक्त मैंने तुझसे साफ साफ कहा था, मुझे मेरे पैसे वक्त पर वापस चाहिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर अगले रविवार तक तूने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे पंचायत के पास लेकर जाऊंगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा ले। कर्ण पर साहूकार का कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ने लगा। साहूकार का दिया समय पूरा हो गया। फिर एक दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच जी कर्ण ने मुझसे कर्ज पर पैसे लिए थे। इसने वादा किया था कि यह मेरे पैसे समय पर लौटा देगा, लेकिन अब जब पैसे लौटाने का समय आया तो यह अपनी बात से मुकर रहा है। इसने अब तक 1 रुपया मुझे नहीं दिया है। पैसे मांगने जाऊं तो कहता है अभी पैसा नहीं है। क्यों कर्ण, तुम साहूकार के पैसे वापस क्यों नहीं कर देते? उसने जरूरत के वक्त तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी मदद की है। अब तुम उसे उसके पैसे लौटाने में इस तरह परेशान कर रहे हो। मैं तो तुम्हें गांव का एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम ऐसा करोगे मुझे पता नहीं था। सरपंच जी, आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं साहूकार जी के पैसे लौटाना नहीं चाहता।
मैं जानता हूँ साहूकार साहब ने मेरी ज़रूरत के समय मुझे कर्ज देकर मुझ पर एहसान किया है और मैं भी उनके पैसे उन्हें लौटाना चाहता हूँ। मेरे खेतों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस बार मंडी में मुझसे कोई चावल नहीं खरीद रहा। सारे व्यापारी मेरे अलावा सबसे चावल ले रहे हैं, पर मुझसे कोई भी नहीं ले रहा। देखा सरपंच जी, आपने यह किस तरह बहाने बनाता है। अगर मंडी में चावल की मांग है तो फिर सबको तुमसे क्या परेशानी हो सकती है, जो सब तुम्हारे चावल छोड़कर बाकी किसानों से चावल ले रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे चावल बिक रहे हैं या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना तुमने जो मेरे पास घर के कागजात गिरवी रखे हैं वह मेरा हो जाएगा। पंचायत ने तुम दोनों की बातों को गौर से सुना है और कर्ण, पंचायत से तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। तुम साहूकार के पैसे वापस करो, वरना शर्त के अनुसार तुम्हारी जमीन पर उसका हक होगा, फिर तुम्हारा घर उसका हो जाएगा। साहूकार, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन साहब, अगर घर उनका हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे माता पिता को इस उम्र में इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकता मैं। कर्ण, जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लिए गए कर्ज को चुकाओ, तो फिर तूने कर्ज लिया ही क्यों? मेरी ही गलती है जो मैंने तुझ पर भरोसा करके पैसे दिए। मुझे ही सतर्क रहना चाहिए था। साहूकार ने कर्ण की बेइज्जती की और कहा कि अगर उसने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। इस प्रकार बेइज्जत होकर कर्ण के आंखों में आंसू आ गए। फिर कर्ण वहां से चला गया और सोचने लगा, क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? अगर सच में साहूकार ने घर से निकाल दिया तो क्या करूंगा? मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? पिताजी और माँ को यह किस तरह से मुसीबत में पड़ गया हूं मैं। साहूकार ने भरी पंचायत में मेरी कितनी बेइज्जती की। कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है कि मेरी फसल कोई भी नहीं ले रहा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो सबने मेरी फसल लेने से मना कर दिया? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मुझे पता करना ही होगा कि आखिर सच क्या है। कर्ण ने हार मानने की बजाय सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह होते हैं उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों से इस षड्यंत्र की तह तक जाने को कहा। जल्दी ही उसे पता चला कि यह सब रामू की साजिश थी। कर्ण ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत से इस मामले की शिकायत की। पंचायत ने तुरंत रामू को बुलाकर पूछताछ की। रामू, तुम पर इल्जाम है। तुमने ठेकेदारों और व्यापारी को कर्ण के खिलाफ भड़काया है कि वह कर्ण से चावल ना ले। उसके चावल में मिलावट है और वह अच्छे भी नहीं है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, यह सरासर झूठ है। मैं इस गांव का एक आम आदमी हूं। मैं किसी को क्यों भड़काऊं? असल में तो यह कर्ण मुझसे जलता है। मेरे पास इससे ज्यादा जमीन है, बस इसीलिए यह मुझसे जलता है और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। और वैसे भी कर्ण के ही चावल में कोई दोष होगा। यह बस मुझे बदनाम करने की कोशिश है। झूठ मत बोलो रामू। और भला मेरे चावल में क्या दोष होगा? मैंने बड़ी मेहनत से फसल उगाई है, दिन रात एक करके काम किया है। तुम इस तरह से बच के नहीं निकल सकते। तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। देखा सरपंच जी आपने, यह कितना क्रोधित व्यक्ति है। आप इस पर भरोसा करके मुझ पर शक कर रहे हैं। इसके चावल नहीं बिक रहे, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो बताइए, वरना मैं यहां से जा रहा हूं। सरपंच जी, कर्ण झूठ नहीं बोल रहा है। रामू भाई, जब आप व्यापारियों को कर्ण के खिलाफ भड़का रहे थे तब मैं वहीं था। हाँ सरपंच जी, यह सच है। रामू ने ही ठेकेदारों को कर्ण के चावल ना लेने के लिए भड़काया है। उन्होंने व्यापारियों से कहा था कि कर्ण भाई के चावल अच्छे नहीं हैं। अब तुम क्या कहना चाहोगे रामू? क्या तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानोगे? अब तो रवि ने भी गवाही दे दी है। अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। कर्ण की फसल देखकर मुझे जलन होने लगी थी। कर्ण अपनी जमीन के उस छोटे से हिस्से से मुझसे ज्यादा फसल पैदा कर रहा था। अगर उसके चावल मंडी तक जाते तो मुझसे कोई भी व्यापारी चावल नहीं लेता। इसीलिए मैंने ऐसी चाल चली कि कर्ण के चावल मंडी में होने के बावजूद लोगों ने उससे चावल नहीं लिए। मुझे कर्ण से ईर्ष्या थी कि वह मुझसे गरीब होकर मेरी बराबरी में आ रहा था।
मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। माफी मुझसे नहीं, कर्ण से मांगो। तुम्हारी इस हरकत से उसे कितनी परेशानी हुई है। साहूकार ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है, उसका घर दांव पर लगा है। मैं सभी लोगों के साथ चल के साहूकार को सब बताऊंगा। रामू की साजिश का पर्दा फाश हुआ और पंचायत ने रामू को गांव के सामने शर्मिंदा किया। रामू को अपनी गलती माननी पड़ी और कर्ण से माफी मांगनी पड़ी। पंचायत ने यह भी तय किया कि भविष्य में कोई भी किसान दूसरे के काम में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेगा। गांव के लोगों ने मंडी के व्यापारियों से बात की और कर्ण की फसल की सच्चाई बताई। व्यापारियों ने कर्ण की फसल खरीदी और कर्ण को उसकी मेहनत का उचित दाम मिला। कर्ण ने साहूकार को उसके कर्ज के पैसे लौटा दिए।